पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अलेक्जेंडर कनिंघम का समय काल 1814 से 1893 है। वो एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे और दोस्तों ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए उनको तैनात किया गया था और उनको ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो दोनों ही उत्तर ए और बी दोनों ही आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपके थॉमसन, लुब्बाक, टेलर या चाइल्ड के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन के द्वारा किया गया था। और आप जान लीजिए कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है। तो ये डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आइए। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इतिहास का आरंभिक काल आप जान लीजिए पुरा पाषाण काल कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसके आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 पर आइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आपको बताना है। ऑप्शन है नवपाषाण, पुरा पाषाण काल, लघु पाषाण या मध्य पाषाण युग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरा पाषाण काल में। दोस्तों याद रखिए, पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे और इसी आधार पर पाषाण काल का नामकरण भी हुआ है, क्योंकि उस समय पाषाण काल या पाषाण के उपकरणों की प्रधानता थी। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शिकार। देखिए, आखेट या शिकार दोस्तों पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था और कुल मिलाकर देखा जाए तो यही आदिमानव के मनोरंजन और जीवन या खाने पीने के लिए जो महत्वपूर्ण सामग्री थी उसको प्राप्त करने का भी साधन शिकार या आखेट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? ऑप्शन है आपके भेड़, बकरी, कुत्ता या घोड़ा। तो बताइए कौन सा जानवर नवपाषाण काल के लोगों द्वारा सबसे पहले पाला गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जान लीजिए कि सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? बताइए, भेड़, बकरी, कुत्ता या घोड़ा में से क्या होगा सही उत्तर? तो मानव ने सबसे पहले जिस पशु को पालतू बनाया वो कुत्ता था। कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया
और ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई और यही काल नवपाषाण काल का है, इसलिए सही उत्तर भेड़ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जिस पशु को पालतू बनाया गया वो तो कुत्ता था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु, तो ये भेड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, आपको बताना है। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में, आपको बताना है। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो सही उत्तर है दोस्तों मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वो स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चौपानी मांडो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और यहीं से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा या फिर सराय नाहर राय से। तो सही उत्तर है दोस्तों मध्यकालीन या मध्य पाषाण काल में महदहा और सराय नाहर राय। देखिए, सी और डी आपके दोनों ही सही होंगे। महदहा और सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। यहाँ से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए महदहा और सराय नाहर राय ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये स्थान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं कहाँ से। सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या फिर लंघनाज से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर दमदमा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों दमदमा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं और शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो बताइए खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी। तो उत्तर है नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। आपको बताना है कि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी। याद रखिएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा, यह जगह का नाम याद कर लीजिए, हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर नामक जो है हथनौरा, सीहोर जिला इसमें स्थित है। ये एक पुरास्थल है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया AK सोनकिया के द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। तो याद रखिएगा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था।
गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। तो बताइए, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था? तो उत्तर है जौ। देखिए दोस्तों, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले जौ जो है 8000 ईसा पूर्व के निकट भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव के द्वारा उगाया गया था। तो याद रखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज जौ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए, कोल्डिहवा, लहुरा देव, मेहरगढ़ या फिर टोकवा से। तो सही उत्तर लहुरा देव से। दोस्तों, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इस नई खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो जगह था मेहरगढ़ था, लेकिन नवीन खोजों के आधार पर ये पता चला है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान पर सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है आपके धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो सही उत्तर है मेहरगढ़। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सबसे पहले बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं और इसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 AD 7000 BC है, ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे, बोरी, बागोर या लखनिया से आपको बताना है। तो सही उत्तर है बागोर। बागोर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों, बागोर जो है ये आप जान लीजिए, बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जनपद में स्थित है। तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, बागोर से दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो उत्तर है ताम्र पाषाण युग को, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 पर आइए कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी या कालीबंगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेहरगढ़। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं, ये मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नौदा टोली। देखिए, एक जगह है नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है आपके KD वाजपेयी, VS वाकड़कर, HD सांकलिया या मार्टिमर व्हीलर ने। तो सही उत्तर है HD सांकलिया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक जो है महत्वपूर्ण स्थल है। इसका जो उत्खनन कार्य है ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने करवाया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, नौदा टोली जिसका उत्खनन HD सांकलिया के द्वारा कराया गया था, ये एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? आपको बताना है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है।
तो सही उत्तर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। दोस्तों, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। बृहद पाषाण या मेगालिथ याद रखिएगा, ये जो हैं मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इनकी पहचान की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन है बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कुलडीहवा या फिर ब्रह्मगिरी। तो सही उत्तर है संगनकल्लू, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, संगनकल्लू जो स्थल है वो कर्नाटक में मैसूरू के पास है, बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू है। ये नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर भीमबेटका या भीमबैठका। याद रखिएगा, जो भीमबेटका स्थल है ये प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उभारा गया है। और आप जान लीजिए भीमबेटका जो है ये रायसेन जनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन। तो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, एमपी में स्थित हैं। दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं जहां से प्राचीनतम या प्रागैतिहासिक चित्रकला जो मानव के द्वारा निर्मित है उसके प्रमाण मिले हैं, ये अब्दुल्लागंज रायसेन जनपद मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे, फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे। ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन ए। देखिए, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जिसको जोरवे संस्कृति कहा जाता है, यहाँ के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों से घरों में जो मृतक हैं उनको अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर है कौन सा जगह? बुर्ज होम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप जान लीजिए दोस्तों कि बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है और यहाँ पे जो बुर्ज होम है वो एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के शवाधान प्राप्त हुए हैं और बुर्ज होम से गर्तावास, याद रखिएगा गर्तावास या गड्ढे के आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही मिले हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। देखिए, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर है बुर्ज होम से, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गर्तावास के साक्ष्य नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ऑप्शन है मोरहना पहाड़, घघरिया, बखही खोर या लेखहिया से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेखहिया। देखिए, ऑप्शन डी लेखहिया जो कि विंध्य स्थल का क्षेत्र है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। दोस्तों, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश क्षत विक्षत हैं। इसलिए विकल्प डी लेखहिया जो है आपका सही है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ऑप्शन है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर मानव संसाधन विकास। तो सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जिसको हम शॉर्ट में ASI कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, HD सांकलिया, VS वाकड़कर या VN मिश्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन C, VS वाकड़कर। आप जान लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में VS वाकड़कर के द्वारा की गई थी और उसमें निर्मित शैल चित्रों को उन्होंने प्रागैतिहासिक महत्व का या मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन चित्रकारी की जो है इसकी विशेषताओं को या उसके महत्व को खोजा था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कथन और कारण, नीचे एक कथन है और दूसरा कारण है, उनके आधार पर सही उत्तर का पहचान करना है। कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था, सही है। और कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा कि GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, LT ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो ये